पहले 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से मतदान को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किए जा चुके हैं। विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग उन आरोपों को खारिज कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आरोप लगाने का सीधा सा एक ही मतलब है कि विपक्ष डर गया। चौदह का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा। प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन ही दिखाई दे रहा है। जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है। आश्वस्त हूँ, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा है। इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है। 400 क्या वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम 400 के पार जाएंगे। देश की 190 सीटों पर 2 चरणों के मतदान के बाद जीत के दावे तो तुरंत सब दलों के नेताओं ने कर दिए, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के 10 दिन बाद जाकर चुनाव आयोग ने फाइनल डेटा बताया है कि पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई है, जबकि 19 अप्रैल को वोटिंग के दिन शाम 7 बजे तक 60.03%, रात 10 बजे तक 63.70% मतदान चुनाव आयोग ने बताया था। यानी वोटिंग के दिन पहले चरण में शाम 7 बजे से 30 अप्रैल को बताए गए फाइनल आंकड़े में करीब 6% का वोट बढ़ा है। और ऐसे ही दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद जाकर फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया। दूसरे चरण की 88 सीट पर अब 66.71% कुल मतदान होना चुनाव आयोग ने बताया है। 26 अप्रैल की शाम 7 बजे तक ये 61% था। 10 बजे 63% वोटिंग का आंकड़ा बताया गया था। यानी फाइनल आंकड़ा मतदान का दूसरे चरण में 5.71% कुल बढ़कर आया। जिस देश में पहले ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग पर यह तर्क दिया जाता रहा कि फिर तो वोटों की गिनती में कई दिन लग जाएंगे, वहां ईवीएम से हुए वोट का आंकड़ा ही बताने में जब चुनाव आयोग को 4 से 10 दिन लग गए तो विपक्ष के नेता सवाल उठाने लगे। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी, स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव, टीएमसी के ही डेरेक ओब्रायन ने प्रमुख रूप से जो सवाल उठाए वो इस प्रकार हैं। फाइनल डेटा वोट का बताने में 11 दिन तक की देरी असामान्य और चिंताजनक है। 10 से 11 दिन बाद भी सिर्फ मतदान प्रतिशत ही क्यों बताया गया? हर निर्वाचन क्षेत्र में कुल वोटर और पड़े हुए मत की संख्या के बारे में क्यों नहीं बताया गया? मतदान का डेटा देने में देरी और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में बदलाव क्यों हुआ? वोटिंग के कई दिन बाद जारी फाइनल डेटा में 6% तक की बढ़ोतरी क्या ये सामान्य है? और कहीं ऐसे डेटा के जरिए राजनीतिक खेल तो नहीं खेला जा रहा? 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented and unacceptable. যেখানে যেখানে বিজেপির কম ভোট পোল হয়েছিল সেই সব জায়গায় হঠাৎ করে ভোটটা বাড়িয়ে দিয়েছে ইলেকশন কমিশন, একটা নোটিশ জারি করেছে। আমি বলবো নাগরিকদের সন্দেহ দূর করবার জন্য ইভিএম মেশিন কারা তৈরি করেছে, ইভিএম মেশিনের চিপ কারা তৈরি করেছে, এই সংখ্যাটা বাড়লো কি করে? ফার্স্ট ফেজে কি ছিল, সেকেন্ড ফেজে কি ছিল, কত ভোটার ছিল, কত মেশিন ইউজ হয়েছিল, সেটা আমরা জানতে চাই। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आंकड़े बदल गए हैं। लोग चिंता में हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये भी गलत है, क्यों रिवाइज किया, क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्यों रिवाइज किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम में कुछ बढ़ा रहे हो, इसलिए भी जांच का विषय है। विपक्ष का एक सवाल तो यही है कि आखिर वोटिंग में 5 से 6% का अंतर क्यों आ गया? जैसे आप डेरेक ओब्रायन की पोस्ट अपनी टीवी पर देख रहे होंगे। इसका जवाब आप सवाल उठाने वाले योगेंद्र यादव की पोस्ट से समझिए, जो लिखते हैं कि वोटिंग के दिन और बाद में फाइनल डेटा आने पर 3 से 5% वोट का बढ़ना असामान्य नहीं है। पहले चुनाव वाले दिन शाम को इलेक्शन कमीशन बताता था इतना मतदान हुआ, अगले दिन दोपहर तक उसमें हमेशा रिवीजन होता था, 2% 4% बढ़ता था।
अब दूसरा आरोप यह है कि आखिर मतदान का फाइनल डेटा देने में इतना वक्त क्यों लगा। चुनाव आयोग का पक्ष आपके लिए आज तक ने पता किया। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग की शाम को जब आंकड़े आए तब भी पोलिंग बूथ पर लाइन लगी थी। समय सीमा खत्म होने तक जो लोग बूथ पर पहुंचे उनकी वोटिंग जारी थी। दूर दराज के दुर्गम इलाके से पोलिंग टीम को लौटने में वक्त लगता है। कई दुर्गम इलाकों से पोलिंग टीम को लौटने में 3 दिन तक लग जाते हैं। कुछ इलाकों में ईवीएम गड़बड़ी की वजह से मतदान का वक्त बढ़ाया गया था। फाइनल डेटा में मतदान का नंबर बढ़ना सामान्य है, लेकिन पुराने राजनीतिक विश्लेषक और अब स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव एक दूसरी शंका जताते हैं। शंका सिर्फ वोटिंग परसेंट ही क्यों बताया गया, कितना वोट पड़ा उसका नंबर क्यों नहीं बताया जाता। ये नहीं बताया कि 12,03,39,256 वोट, नहीं, ये कहा 56.50%। फर्क क्या है? प्रतिशत के आंकड़ा जब लाखों की संख्या हो तो उसमें 200, 500, 1000 का हेरफेर तो आराम से हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से। अब ये सिर्फ मामला आंकड़ोबाजी का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा शंका और डर है। डर ये है कि क्या जितने लोगों ने एक्चुअली वोट डाला उतने ही दिखाए जा रहे हैं, या कि मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ में बंद होने के बाद कहीं वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और अगर हुई है तो किसके पक्ष में हुई हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने वोट गिने जाएंगे वो ज्यादा होंगे, जितने वोट पड़े हैं वो कम। विपक्षी दल आशंका जताते हैं कि वोट का नंबर नहीं सिर्फ वोट प्रतिशत ही बताने में आगे वोट घटाने और बढ़ाने का खेल हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इस आरोप को खारिज करता है और बीजेपी विपक्ष को हार से पहले बहाना खोजने वाला बताती है। आयोग का यह भी कहना है कि कुल डाले गए मतों का प्रतिशत और कुल डाले गए मतों की संख्या, जिसमें पुरुषों के और महिलाओं के और थर्ड जेंडर के कितने वोट हैं, इन सारी चीजों के एनालिसिस तो की जा रही है, उसकी भी जानकारी जनता से शेयर की जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ताकि हड़बड़ी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना रह जाए। गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडिया अलायंस में। जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। ईवीएम वहीं होगी, जनता वहीं होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस वाले आपस में कपड़े फाड़ेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसे अगर देखा जाए तो उसमें सीधे तौर पर समझ में आता है कि दोनों चरणों में पिछली बार की तुलना से वोटिंग प्रतिशत जो है वो घटा है। अब चाहे इसमें हम शहरी इलाकों को देखें, मुस्लिम बाहुल्य सीटों को देखें, महिला वोटरों के वोट को देखें, सब घटे हैं। अब इसका पक्ष या विपक्ष के लिए क्या असर हो सकता है वो समझने की आवश्यकता है। पहले चरण की बात करें तो चुनाव आयोग के फाइनल डेटा के मुताबिक 102 सीटों पर 2019 में जहां 69.96% वोट पड़ा, वहां अब 66.14% मतदान अब की बार हुआ, यानी 3.82% वोट कम पड़ा। जबकि दूसरे चरण में 88 सीट पर 2019 में 70% मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग का फाइनल डेटा 66.71% का है। पिछली बार के मुकाबले 3.29% कम वोट पड़ता है। अब ये जो 2 चरण में वोट घटा, वो किसका वोट कटा, उत्तर प्रदेश से समझना शुरू करते हैं, जहां 2 चरण में 16 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। इनमें से 10 सीट बीजेपी पिछली बार जीती, 6 सीट विपक्ष ने हासिल की। इन 2 चरणों के बाद यूपी में प्रधानमंत्री का दावा तो रिकॉर्ड तोड़ने का है। वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे। मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश इतिहास बनाकर बीजेपी को देगा? 2 चरणों में यूपी का वोट प्रतिशत अगर देखें तो पाते हैं कि पहले चरण की 8 सीट पर 5.5% वोट 2019 के मुकाबले इस बार कम पड़ा है।
जबकि दूसरे चरण की 8 सीट पर उत्तर प्रदेश में 6.99% मतदान कम हुआ है। अब 5 से 7% तक कम मतदान उत्तर प्रदेश में किसके लिए चिंता की खबर लाएगा। आज तीसरे चरण के लिए हम आप लोगों से मतदान के लिए अपील करने आए हैं। वहीं आप लोगों ने जाना होगा और जानकारी मिल गई होगी कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है। देश में जब 5 करोड़ से ज्यादा नए मतदाता इस बार जुड़े हैं, तब भी चुनाव आयोग के फाइनल डेटा के आधार पर हम पाते हैं कि मतदाता 2 चरणों में बाहर निकलकर खुलकर बढ़कर वोट नहीं दे रहा। राज्यवार बड़े राज्यों में इसका हिसाब आप देखें तो कहानी और साफ होगी। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 7.32% वोट घटा है। दूसरे चरण में 9% मतदान 2019 के मुकाबले कम हुआ। बिहार में पहले चरण में 4.34%, दूसरे चरण में 3.48% वोट 2019 के मुकाबले कम पड़ा। राजस्थान में पहले फेज में 6.37% और दूसरे चरण में 3.39% वोट कम पड़ा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 2.89% तो दूसरे में 4.08% कम मतदान हुआ है। मतदान भले घटे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बीजेपी की जीत की स्पीड बनी हुई है। एक स्पीड बनी हुई है कि स्पीड बताती है कि फिर एक बार फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है।